अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर से सब जूझ रहे हैं। जो संक्रमित हैं वह तो परेशान हैं ही, जो बचे हुए हैं वह भी इंतजार कर रहे हैं कि यह दूसरी लहर कब खत्म हो और पुराने दिन लौट कर आए। सरकार भी चाह रही है, इस बात का इंतजार कर रही है कि यह लहर कम से कम थमे ताकि व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित तरीके से पटरी पर लौट सके। लेकिन अब सरकार ने ही एक बड़ी खबर दी है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। जी हां, सरकार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी और हमें कोरोना की और लहरों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और क्या कहा सरकार ने, कब यह लहर आएगी, इस पर क्या कहा है सरकार ने, इस पर आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही सरकार ने एक स्पष्टीकरण और दिया है। वह स्पष्टीकरण यह है कि जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जानवरों के संपर्क में आने से कोरोना फैलता है, उस पर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है। क्या कहा है सरकार ने, आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई ने इस समय जिस तरह का माहौल है उसमें छोटे कर्जदारों के लिए बड़ी राहत दी है। आपके लिए क्या खास है, आपको विस्तार से बताएंगे। और जो छोटे और मझले उद्योग हैं उनके लिए क्या राहत है, जो अस्पताल हैं, जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसके लिए क्या राहतें हैं, आपको विस्तार से बताएंगे। पहले लेकिन शुरुआत करते हैं। सरकार ने जो चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है या आएगी, उससे केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर अपरिहार्य है। हालांकि यह कब आएगी इसका पूर्वानुमान नहीं जताया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग में अधिकारियों ने कहा कि देश इस तीव्रता की जिस लंबी कोविड लहर का सामना कर रहा है उसका पूर्वानुमान नहीं जताया गया था। सरकार ने कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के मरीज उपचाराधीन हैं। सरकार ने कहा कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार उन राज्यों में शामिल हैं जहां दैनिक मामलों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिख रही है। सरकार ने यह भी कहा कि 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण दर 15% से अधिक है। सरकार ने कहा कि 1 मई से 9 राज्यों में 18 से 44 आयु समूह के 6.71 लाख लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया है। केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि वायरस के उच्च स्तर के प्रसार को देखते हुए तीसरी लहर आना अनिवार्य है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह तीसरी लहर कब आएगी और किस स्तर की होगी। उन्होंने कहा हमें नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित होकर घर में पृथकवास में रह रहे लोगों और परिवारों को टेलीफोन पर परामर्श देने के लिए आगे आएं। डॉक्टर पॉल ने कहा बदलते वायरस की प्रतिक्रिया समान रहती है। हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की जरूरत है, जैसे मास्क लगाना, दूरी बनाना, स्वच्छता, गैर जरूरी मुलाकातें नहीं करना और घर में ही रहना। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह बीमारी पशुओं के जरिए नहीं फैल रही है, बल्कि इसका प्रसार मनुष्य से मनुष्य में हो रहा है। जानवरों से कोई स्प्रेड नहीं हो रहा। दिस इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। नंबर 2, अगर आपने वैक्सीन लगाया है, कोविशील्ड लगाया है या कोवैक्सीन लगाया है, हर एक व्यक्ति में ज़रूरी नहीं है कोई साइड इफ़ेक्ट हो, कोई दर्द हो या बुखार हो या ऐसे बॉडी एक्स हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है, कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। काम करिए, काम पे आइए, काम करिए। हाँ, ज़रूरत हुई, अगर आपको दर्द हो रहा है, एक आधे दिन के लिए मामूली हरारत है, तो आप उसी के मुताबिक उसमें जितना आप अपने आप को आराम करना उचित समझें वो करिए। और कई बार बुखार थोड़ा ज़्यादा है तो पैरासीटामोल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, रेयरली, अनकॉमनली। जनरली दीज आर ग्रेट वैक्सीन, दे आर सेफ वैक्सीन विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड देयरफॉर योर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स इज कि टीका लगाइए। वहाँ 30 मिनट आपसे आराम ज़रूर करवाते हैं हम, उसके बाद में काम करिए। लेकिन कुछ ऐसा है तो उसके मुताबिक अपने शरीर को जैसे आप उचित समझें उस तरह का रेस्ट की करेंगे। इसमें कोई जनरल एक गाइडेंस कोई नहीं है कि आप रेस्ट करेंगे या ये काम नहीं करें। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि विदेशों से आ रही मदद की निगरानी वरिष्ठ अधिकारियों का एक समूह कर रहा है। उन्होंने कहा हमारी तकनीकी इकाई ने यह देखने के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं कि उपकरण किस अस्पताल के लिए उपयुक्त होंगे।
उपकरण उन अस्पतालों को भेजे जा रहे हैं जहां इनकी तत्काल जरूरत महसूस की गई है। लव अग्रवाल ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के 11 जिलों में पिछले 14 दिनों से मामले घट रहे हैं, जबकि सतारा और सोलापुर जैसे कुछ अन्य जिलों में पिछले 2 हफ्तों से मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस बीच कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को समर्थन देने और वर्तमान संकट के चलते कर्ज चुकाने में असमर्थ लोगों और कारोबारियों को राहत देने के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इसके तहत जहां कुछ व्यक्तिगत और छोटे कर्जदारों को कर्ज की किश्तों का पुनर्गठन कर कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय देने की अनुमति दी गई, वहीं बैंकों से टीका निर्माताओं, अस्पतालों और कोविड से संबंधित स्वास्थ्य ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देने को कहा गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2 साल तक के लिए कर्ज पुनर्गठन की सुविधा उन व्यक्तियों और लघु और मझोले उद्यमों को मिलेगी जिन्होंने 2020 में अपने ऋण का पुनर्गठन नहीं कराया था और उनके कर्ज के खाते 31 मार्च 2021 तक सामान्य रूप से चलते रहे हों, यानी उस पर ब्याज तथा किस्त की अदायगी होती रही हो। ऋण पुनर्गठन की यह सुविधा 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए का नकदी समर्थन बैंकों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन विनिर्माताओं, टीके के आयातकों, आपूर्तिकर्ताओं और चिकित्सा उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं समेत अन्य को नया कर्ज दे सकें। इस नए कर्ज की मियाद 3 साल तक होगी और यह रेपो दर पर मिलेगा। यह सुविधा 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बॉन्ड खरीदारी कार्यक्रम की भी घोषणा की। उल्लेखनीय है कि कोविड महामारी की पहली लहर से जब अर्थव्यवस्था उबर रही थी और वृद्धि के रास्ते पर लौट रही थी, तभी महामारी एक बार फिर तेजी से फैलने लगी। इसको देखते हुए कई राज्यों ने इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियां लगाई हैं, जिससे कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ा है। आरबीआई देश की आर्थिक स्थिति, बही खातों पर दबाव तथा कर्ज प्रवाह के बारे में चर्चा के लिए बैंक प्रमुखों और एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के साथ हाल के सप्ताह में बैठकें करता रहा है। बैंक आरबीआई से खुदरा और छोटे कर्जदारों के लिए 3 महीने की कर्ज लौटाने से मोहलत देने की कथित तौर पर मांग करते रहे हैं। बॉन्ड खरीद कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम यानी जीसैप के तहत 20 मई तक 35,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। आरबीआई ने बैंकों को फंसे कर्ज के एवज में राशि अलग रखने को लेकर फ्लोटिंग प्रावधान यानी लाभ का वह हिस्सा जिसे बैंक आपात स्थिति के लिए रखते हैं के उपयोग की भी अनुमति दी है। इससे बैंकों पर फंसे कर्ज के एवज में अलग से पैसे की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई के अनुसार परिदृश्य काफ़ी अनिश्चित बना हुआ है, इसके नीचे जाने का जोखिम है, लेकिन मुद्रास्फीति के अनुमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा जा रहा। उन्होंने कहा वित्त वर्ष 2020-21 महामारी का वर्ष रहा। इसके समाप्त होने के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले तेजी से पुनरुद्धार और सकारात्मक वृद्धि के रास्ते पर थी। संक्रमण की रफ्तार भी घट रही थी, लेकिन पिछले कुछ सप्ताह में स्थिति उल्लेखनीय रूप से बदल गई है। शक्तिकांत दास ने कहा कि पूर्व की तरह केंद्रीय बैंक कोविड-19 संक्रमण के मामलों में दोबारा बढ़ोतरी से पैदा हुए हालात की निगरानी करता रहेगा और इससे निपटने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करेगा। आर्थिक परिदृश्य के बारे में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार के प्रमुख संकेत दिख रहे हैं, लेकिन विभिन्न देशों और क्षेत्रों में गतिविधियां असमान बनी हुई हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में 2020-21 में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन और बफर स्टॉक से खाद्य सुरक्षा और मांग बढ़ने, रोजगार सृजन और कृषि कच्चा माल तथा आपूर्ति से अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों को समर्थन मिल सका, लेकिन संपर्क गहन सेवाओं में फिलहाल बड़ी गिरावट की आशंका है। उन्होंने कहा कि सामान्य मानसून के पूर्वानुमान से खाद्य मुद्रास्फीति, खासकर अनाज और दलहन की कीमतों को थामने में मदद मिलेगी। शक्तिकांत दास के अनुसार मुद्रास्फीति में वृद्धि कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और स्थानीय स्तर पर पाबंदियों से आपूर्ति श्रृंखला तथा लॉजिस्टिक पर पड़ने वाले असर पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपए की नकदी सुविधा से बैंक योजना के तहत कोविड कर्ज बही खाता तैयार कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने लघु ऋण बैंकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विशेष दीर्घकालिक रेपो परिचालन की भी घोषणा की। शक्तिकांत दास ने कहा कि इसके तहत एमएसएमई इकाइयों को 10 लाख रुपए तक की सहायता को प्राथमिकता क्षेत्र के लिए कर्ज माना जाएगा। यह सुविधा 31 अक्टूबर 2021 तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा शक्तिकांत दास ने कुछ ग्राहकों के लिए केवाईसी को भी युक्ति संगत बनाने की घोषणा की। इसके तहत
प्रोप्राइटरशिप फर्मों, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और कानूनी संस्थाओं के हितकारी मालिकों जैसी ग्राहकों की नई श्रेणियों के लिए वीडियो केवाईसी या VCIP का दायरा बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। अन्य उपायों में राज्य सरकारों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा में छूट शामिल है। उन्होंने कहा, इस मुश्किल घड़ी में हमारे नागरिक जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, हम सरकार के साथ मिलकर उस हालात में सुधार के लिए काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अपरंपरागत और नए उपायों को आजमाने के लिए भी तैयार हैं। हमें अपने भविष्य को भी ध्यान में रखना होगा, जो इस मोड़ पर भी उज्जवल दिखाई दे रहा है और भारत दुनिया की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरने के लिए तैयार है। RBI के कदमों पर प्रतिक्रिया जताते हुए उद्योग मंडल CII के अध्यक्ष उदय कोटक ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने कोविड 2.0 के खिलाफ अभियान में वित्तीय क्षेत्र के मामले में कमर कस ली है। उसका स्पष्ट रूप से जोर जीवन और आजीविका बचाने पर है। मूडीज इन्वेस्ट सर्विस ने कहा, भारत में खराब होती स्थिति को देखते हुए RBI ने व्यक्तियों और छोटे कारोबारियों के 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज के एक बारगी पुनर्गठन को अनुमति दी है। उसने कहा, यह उपाय पिछले साल कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत की तुलना में हल्का है। साथ ही पुनर्गठित कर्ज का अनुपात भी कम होगा। इसके बावजूद बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता को लेकर जोखिम की स्थिति उभरी है। कोरोना महामारी के इस दौर में कुछ नेकदिल इंसान भी हैं जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की मदद करते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं दिल्ली पुलिस के SI राकेश कुमार से, जो अंत्येष्टि कराने में लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमितों की मृत्यु के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई बार यह भी देखने में आता है कि किसी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाए तो उसके घर वाले भी नहीं आते हैं अंतिम संस्कार के लिए। तो ये जो SI राकेश कुमार हैं, कितनी मदद कर रहे हैं, कैसी मदद कर रहे हैं, ये आपको इनसे ही सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की ये मदद कर चुके हैं। आइए मिलते हैं SI राकेश कुमार से। मैं जी 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर। तो ये इसी में मदद करना ही ये पुण्य का काम है सर, बहुत ज़्यादा जी। और भी काफ़ी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ शमशान घाट में आते हैं जी। तब तक कितने करवा चुके हैं? मैं 1100 के करीब करवा चुका हूँ सर। मदद करते हैं तो किस तरह से? नहीं सर, मैंने दोनों कोविड के टिक्के लगवा रखे सर। सैनिटाइज 24 घंटे अपनी गैल रखता हूँ सर। हाथ में दस्ताने हैं जी, मास्क डबल लगाता हूँ जी। और फिर जैसे बॉडी उठाते हैं तो उसके फिर सैनिटाइज वगैरह करते हैं जी, हाथ धोते हैं सर। और ये तो एक बहुत बड़ा धर्म काम है जी, इससे तक बड़ा कोई धर्म काम नहीं है सर। तो इसी धर्म की वजह से आप सोचते हैं कि जितनी मदद हो सके, जितनी मदद हो सर उतनी ठीक है जी। ऊपर वाला बचाने वाला है जी सबको जी। जितनी हमारी, हम उनकी पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, ऊपर वाला हमारी सेवा कर रहा है जी। तो आपकी फैमिली में कुछ नहीं, मेरी फैमिली में ऐसे कोई आदमी नहीं जी जो नू कहता हो कि आप ना ये काम ना करो जी। सब कहते हैं जी ठीक है, अपना जो कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो। अच्छा, आपके घर पे भी कौन कौन है? और घर पे मेरे माँ बाप है जी, मेरे बच्चे हैं जी, मैं पोता पोती हो रही है जी, मेरी घरवाली है जी, सब है जी मेरे घर में। किसी की शादी भी थी? मेरी बेटी की शादी थी जी अभी 7 तारीख की जी, 7/5/2021 की जी। मैंने कार्ड वगैरह सब, मैंने शादी भी हटा दी जी बैक साइड जी। भाई ये मानता का काम है जी, यहाँ सबसे बड़ी सेवा यह है जी, शादी बाद में करेंगे सर।